अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्क भर में पावर पॉलिटिक्स जारी उसारी है, मुलाकातें मुशावरतें हम ये देख रहे हैं कि दोनों जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन के हवाले से भी अपोजिशन अपनी चाल चल रही है तो वहीं पर हुकूमत अपनी चाल भी चलती हुई नज़र आ रही है। तहरीक अदम एतमाद असल मामला है। तहरीक अदम एतमाद की रिक्विजिशन जमा करवा दी गई है। अपोजिशन की जानिब से पहले हुकूमत तो ये कहती हुई नज़र आ रही थी कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत अपोजिशन नहीं लेकर आएगी, मगर अब हमने देखा है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए रिक्विजिशन तो जमा करवा दी गई है। हुकूमत कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार भी नज़र आती है। गो के ज़ाहरी तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें करती हुई नज़र आ रही है। वफाकी वज़रा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे इत्तेहादी, हमारे अपने अरकान, उनकी वफ़ादारी के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, वो आखिरी वक्त तक हमारे साथ खड़े रहेंगे। मगर अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत के अपने सफ़ों के अंदर तकसीम है और उनके बहुत सारे मुतादिद ऐसे अरकान हैं जो हमारे साथ आ मिले हैं। इत्तेहादी सबसे बड़ा मसला जो है हुकूमत के लिए, इत्तेहादी अभी तक वहाँ से कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, MQM से भी मिल चुके हैं, काफ लीग से भी मिल चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी ये दोनों इत्तेहादी कहते हुए नज़र आते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारे साथ कोई बात नहीं की है। वज़ीर आज़म ने मीडिया के अंदर भी एलामिया यही जारी होता है कि हमारे ऑप्शन जो हैं वो खुले हैं, देखेंगे, वक्त आने पर फैसला करेंगे। तो ऐसे बयानात से अबहम है, बौखलाहट है, कहीं ना कहीं हुकूमती सफ़ों के अंदर भी तजवीज़ से गो के रखी गई हैं कि जल्द से जल्द स्पीकर इजलास बुला लें, मगर ये क्या दावा है, इसमें कितनी हद तक सदाकत है, ये देखना होगा आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक बात, कुछ बातें करना बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कल कराची में जिस तरह से खिताबात किए गए, काफ़ी उनके खिताब के ऊपर तनकीद भी की जा रही है। गो कि एक कोई नया कोई जवान अगर सियासत में कदम रखना चाहता है तो वो अपने कायदीन को पहले से मौजूद उनको देखेगा, उनके तर्ज अमल को देखेगा, उनके तर्ज गुफ्तगू को देखेगा, तो वो क्या फ़ैसला करेगा, क्या वो इनमें कदम रखेगा या नहीं रखेगा, या फिर अगर रखेगा तो वो भी इसी चीज़ को नमूना अपना लेगा कि अगर आप किसी मुखालफिन की इसी तरह तज़हीक आमेज़ करेंगे, ऐसे रवैयों का, ऐसे अल्फाज का इंतखाब करेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो किस किस्म का हम मॉरल जो है वो सेट कर रहे हैं, ये भी काफ़ी बात होनी चाहिए कि हम सियासी अक़दार जो हैं उसको किस तरह से, या सियासी अखलाक़ियात किस तरह से उसको हम पामाल कर रहे हैं। ये दोनों जानिब है, कोई ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब भी अपोजिशन की जानिब से भी ये बातें हुई हैं कि हम पेट फाड़ के पैसे निकाल लेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे। ये जो ऐसे जुमले जब आप बोल लेते हैं तो आप क्या अखलाक़ी जो अक़दार हैं, क्या पैमाना आप उनका सेट कर रहे हैं। इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। यकीनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर तो बात होगी, हुकूमत में जो अपनी जो तकसीम है उसके ऊपर भी बात होगी, और इत्तेहादियों के हवाले से भी बात होगी, और अपोजिशन के किरदार के ऊपर भी बात होगी। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं नवाज़ रज़ा साहब। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सबसे पहले कराची में जो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया है जिसके अंदर खूब लताड़ा है अपोजिशन को, आप इस तकरीर को ये समझते हैं कि बड़े पुरएतमाद नज़र आए हैं, या कहीं ना कहीं घबराहट कहेंगे आप इस रवैये को? नहीं नहीं, कोई पूरा एतमाद नहीं है। जब पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए तो फिर आदमी गुस्से में बहुत कुछ कहता है। इमरान खान साहब की पार्टी बड़ी दिनों से ये कह रही थी ये तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेंगे। या उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया अपोजिशन को, या ये है कि वो समझते थे कि अपोजिशन इस पोजिशन में ही नहीं है कि वो उनके साथ कि 172 आदमी हो जाएंगे। अब उनके पास 172 नहीं है बल्कि 179। तो वो कहते हैं हमारे पास लोग मौजूद हैं। अगर मुस्लिम लीग काफ और GDA और MQM ना शामिल भी हो, लेकिन ये तीनों इत्तेहाद जो है वो ये भी आंखें दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखिए कल MQM को मिलने के लिए तो MQM ने तो कहा हमारे ऑप्शन ओपन है। ये अभी तो उन्होंने कहा फिलहाल तो हम हुकूमत में है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम हर कीमत पर वज़ीर आज़म के साथ खड़े होंगे। ना ही ये बात मुस्लिम लीग काफ कर रही है। GDA के बारे में तो मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने तो कल मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप पीर साहब वगैरह से मिले, वो हमारे कायद हैं। वज़ीर आज़म का दौरा कराची जो है वो नाकाम रहा है मेरे ख्याल में। वो कोई वहां से फुल सपोर्ट नहीं लेकर आए, बल्कि कहा यही जा रहा है कि जहां भी वो वज़ीर आज़म मिलने जाते हैं तहरीक अदम एतमाद से बात नहीं करते, तो उधर की बातें करके आ जाते हैं, उनसे वोट भी नहीं मांगते, और ये भी नहीं कहते कि आप मेरा साथ दें, मैं मुश्किल में हूं। मुश्किल आप देखें, मुश्किल तो ऐसे ही है ना कि 172 आदमी इनके पास पहले भी ये इधर उधर से करके इकट्ठे करके दिए गए थे। ये बैसाखियां अगर उतर जाए और निकल जाए तो वैसे भी उनकी हुकूमत गिर जाती है।
लेकिन 22-24 आदमी ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन के साथ बिल्कुल इनक्लाइंड है। अगर वो आदमी भी अगर उनके खिलाफ वोट देते हैं तो एक बहुत बड़ा सही। ये अच्छा, ब्रेक यहाँ ये होगा। मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इत्तेहादी क्यों अब तक वाज़ेह पोजीशन नहीं ले रहे, ना अपोजिशन की तायद करते हुए नज़र आते हैं उस तरह से, ना हुकूमत के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, तो अभाम में क्यों रखा हुआ है हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी? पॉलिटिशियन विमाग में नहीं रखते, वो सिटी का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले भी ये कह रहा हूँ, बिगल तो बच चुका है, हाँ। लेकिन जब सिटी बजेगी किधर उन्होंने जाना है, वो आप देखेंगे कि सारे अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। चौधरी परवेज लाई आज या कल इस्लामाबाद आ रहे हैं। पार्टी ने उनको फैसला करने का इख्तियार दिया है। एमकेएम वाले उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। आसिफ लेकिन जरदारी जब उनको मिल जब ये चुके हैं। बात चलती है कि न्यूट्रल हो चुके हैं, इशारे मिलना बंद हो चुके हैं, तो अभी फिर किस सीटी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सिटी यही है कि आपको खुला छोड़ दिया जाए, इनको इनको कोई कंट्रोल ना करे, कोई इनके लिए रुकावट ना बने। पहले तो ये होता था ना, फोन आ जाता था, ये बजट मंजूर कराना है, फोन आ जाता था, ये बिल पास करना है। अब कोई फोन तो नहीं आ रहे उनको, ये खामोशी तारी है बिल्कुल। और देखें, ये खामोशी ही इमरान खान साहब के लिए बड़ी परेशान कौन है कि अब वो जिन सहारों के जरिए मुल्क चला रहे, अपनी हुकूमत चला रहे थे, अब वो सारे आस्ते आस्ते पीछे हट रहे हैं। ये नजर आता ये है, ये पाकिस्तान देखे बड़ा मुश्किल होता है प्राइम मिनिस्टर जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो और उसके खिलाफ कोई इस तरह की तहरीक में तो माल आ जाए, उसे कामयाब कराना बड़ा मुश्किल होता है। मैं पिछला मुताला कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि इससे पहले माजी में 3 प्राइम मिनिस्टर हटे हैं, जो एक आई चुंदरीकर, मोहम्मद अली बोगरा और उससे चौधरी मोहम्मद अली। इनके खिलाफ तो हरीके अदम एतमाद जब आई तो 2 के खिलाफ तो मंजूर हुई और तीसरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। ये सिर्फ बेनजीर भुट्टो और शौकत अजीज के खिलाफ तारीख अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, लेकिन इससे पहले स्पीकर्स के खिलाफ भी तारीख अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। ये अनहोनी बात नहीं है पाकिस्तान की तारीख में, ये आईनी मसला है। और आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सरियत को खो बैठे, ईवान में अक्सरियत को खो बैठे, और तो उसके बाद उसको हटा देना कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये एक मामूली बात है। अब वजीर आजम ने यह कहना शुरू कर दिया, जब वजीर आजम ने यह कहना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ बैन अवी साजिश हो रही है, मुझे गैर मुल्की ताकतों के कहने पर हटाया जा रहा है। यहाँ कौन सी गैर मुल्की ताकतें हटाई जा रही हैं? ये तो आपने लड़ाई मोल ले ली शहबाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से और नवाज शरीफ से। आप अब कहते फिर रहे हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी को नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या आप मतलब क्या उनको गोली मार देंगे? आप क्या आप करेंगे? इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करनी चाहिए, उसे उससे मुहज्जब अंदाज में बात करनी चाहिए, उसे कहना चाहिए ठीक है वेलकम करता हूं। अगर मैं अगर अरकान असम्बली की अक्सरियत से महरूम हो गया हूं तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं आपका मुकाबला करूंगा सियासत के मैदान में, बजाय इसके कि आप बैन मुकाबला अवी करें। साजिश के हवाले से कल तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं तो दुआ कर रहा था ऐसा कोई मामला हो जाए। ये तो कुछ वफाकी वज़रा या मशीरों की जानिब से कहा गया कि बैन अवी साजिश की गई है। वज़ीर आज़म ने तो कल उसी बैन अवी साजिश को ये कह दिया कि मैं दुआ कर रहा था ऐसा मामला हो जाए ताकि मेरा जो हाथ है इनकी गर्दन के ऊपर मज़ीद जो है वो गिरफ्त हो सके। मुझे साथ में ये बताइएगा, काफ लीग जो मुलाकातें अब कर रही है वो किस एजेंडे, किस बुनियाद के ऊपर कर रही है? क्या वो समझ चुकी है कि हमने देर कर दी है, कहीं वो बस निकल ना गई हो, इस वजह से अब दोबारा कोशिश करें कि दोबारा से कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो सके अपोजिशन के साथ? नहीं, अपोजिशन के साथ सेटलमेंट करने के लिए तो इमरान खान साहब के तो ये गुट्टी में शामिल ही नहीं है। अगर ये इमरान खान साहब अगर शुरू दिन से अगर अपोजिशन को अपने साथ करीब करते तो उनके खिलाफ मुल्क में इतनी महाजराई ना होती। नहीं, ये काफ महाजराई लीग जो मुलाकातें कर रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी काफ लीग की जी, काफ लीग जो अपोजिशन के साथ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रही है, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात कर रही है, मौलाना फजल रहमान से अब जो मुलाकातें करें, पहले तो एक सिलसिला ये चल निकला था कि मौलाना जा रहे थे चौधरी शुजात से मिलने उनकी तमादारी के लिए, शहबाज शरीफ जा रहे थे, आसिफ अली जरदारी जा रहे थे, अब चौधरी शुजात खुद आ रहे मुलाकातों के लिए। इन मुलाकातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चौधरी शुजात साहब अगर उसी सूरत में अपोजिशन को वोट देंगे कि उनके मुस्तकबिल का स्ट्रक्चर का मालूम हो कि मुस्तकबिल में जब इंतखाबात फौरन होंगे तो उनकी जमात को क्या हिस्सा मिलेगा, उनकी जमात के साथ जो पहले अरेंजमेंट था जिसमें 4-5 उनकी नशस्तें थी, क्या वो बरकरार रहेंगी? उनको मुस्लिम लीग सही, नून आपका और नुकता ये आगे इस हवाले से मजीद भी सवालात मैं आपके सामने रखूंगा, मगर नाज़रीन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें हालिया सियासी मंजरनामे के ऊपर कि जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद की पहले बातें चलती रहीं, फिर एक्विजिशन जमा करवा दी गई। हुकूमत भी इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी काविशें भी कर रही है। अपने अरकान से भी वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद मुलाकातें भी कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें करें, मगर अब तक कहीं ना कहीं अपोजिशन ये तासुर दिया जा रहा है कि बड़ा अच्छा खेल रही है और अपने जो पत्ते हैं छुपा के रखे हुए हैं और बड़े कॉन्फिडेंस में है कि कल नहीं आज ही इजलास बुला लें और हम इस तहरीक को कामयाब करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी अपना एक मौक़िफ़ और कुछ अहम एक इजलास भी हुआ है जिसके अंदर कोई तजावीज़ तैयार की गई हैं कि कैसे निपटा जाए। नवाज़ रज़ा साहब, ये बताइएगा कि अभी ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं जो तजावीज़ इस तहरीक से निमटने के लिए बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, उसमें तो ये कहा गया है कि जिस दिन वोटिंग होगी इस तहरीक के हक़ में या इसके मुखालफत में, तो वहाँ पर हुकूमत का एक ही रुकन जाएगा, बाबर अवान जाएंगे। कहीं ना कहीं कानूनी नुकात जो हैं वो उन्होंने ढूंढ लिए हैं जिनसे इस तहरीक के साथ निपटा भी जा सकता है और हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में फिर 172 वोट हुकूमत अपोजिशन कैसे मुकम्मल करेगी, जबकि मुनहरिफ अरकान के भी वोट जहाँ काबिल कबूल नहीं होंगे। स्पीकर को हिदायत कर दी गई हैं। सब कुछ करने के बावजूद ये मंजूर होगी तहरीक। इसके बावजूद कि ये अगर हुकूमतें इस तरह बच जाए कि हुकूमत तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होती, कोई हुकूमत कभी अपोजिशन के मामले अपोजिशन की तारीख के को तस्लीम नहीं करती जब तक वो मंजूर नहीं हो जाती। माजी में भी यही होता रहा कि आखिर वक्त तक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शोर मचाता रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुकाबला करूंगा। ये देखिए ये इमरान खान साहब को क्रिकेट का मैच तो नहीं खेल रहे, ये तो 2+2=4 की बात है। अगर उनकी अपनी जमात के लोग मुनहरफ हो गए जो उनको वोट देने के लिए तैयार ना हुए और 22, 24 या 26 आदमी एक बहुत बड़ा एक हजूम जो है वो पीटीआई से अलग हो गया, तो यकीनन बात है। देखें लोग सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो। ये एक मौकफ है पीटीआई के, हम उनकी वोट काउंट नहीं करेंगे। वोट काउंट किस तरह नहीं करेंगे जबकि वो लोग उसके रुकन है कौमी असम्बली के। कोई डी सीट होगा कोई नहीं होगा, इसके बारे में बड़े आईनी मुशगाफियां हैं। ये बात वो भी जानते हैं जो इनके खिलाफ वोट डालेंगे। वो तो अपने आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के साथ मामला तय कर रही है कि अगर हमने उनके खिलाफ वोट नो कॉन्फिडेंस वोट डाला तो उसके बाद अगला टिकट हमें मुस्लिम लीग नून से मिलेगा या पीपल्स पार्टी से मिलेगा या जेयूआई का जहां मिलेगा। ये देखिए बाप के लोग भी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जीडीए इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो रही। आप देखेंगे 2-4 दिन के अंदर सूरत वाज़ेह हो जाएगी, मुस्लिम लीग काफ की भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अभी तक तो मुस्लिम लीग काफ नहीं कहती कि हम आपके साथ खड़े, वो यही कहते हैं घबराएं मत, और ये भी कहते हैं कि आपके अपने लोग मुनहरफ हो रहे हैं, हमारे पीछे आप क्या पड़े हुए हैं। ये एमकेएम तो साफ कांके दिखा रही है। वो कह रही है कि अगर वजीर आज़म इमरान खान हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे ऑप्शन ओपन है। ऑप्शन ओपन कर वही बात आदमी करता है जिसने यहां से जाना है, कोई ना कोई बहाना तलाश करके वो अलग होना चाहते हैं। और देखेंगे कि जब उनको पहले तो ये था कि ये तहरीक में इत्तेमाद ला नहीं सकेंगे, इतना हौसला नहीं करेंगे, लेकिन जब आसिफ अली जरदारी, मैं मेजर इस वक्त के जो रोल है इस वक्त आसिफ अली जरदारी का है, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा पहला टारगेट जो है आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी ने एक गेम तो बना दी उनके खिलाफ, उसने शहबाज शरीफ को भी राजी कर लिया, नवाज शरीफ को भी राजी कर लिया और उन लोगों को भी राजी कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि दो राय पे खड़े हैं कि किधर हम जाएं। इसलिए इमरान खान साहब का मुकाबला मुल्क के बहुत बड़े पॉलिटिशियन से है। इमरान खान की इतनी सियासी तजर्बा नहीं है जितना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का है। वो शहबाज शरीफ को भी गालियां देते रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान को भी गालियां दे रहे हैं। इनसे देखें अगर ये बड़े इत्मीनान से हैं तो बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, कहें जी आए तहरीक में इत्तेमाद हम देख लेंगे क्या है। जब आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं और आप रिएक्शन का इजहार कर रहे हैं, इससे तो आपकी घबराहट जाहिर होती है। जब आदमी अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है इसका मतलब यह है कि वो खौफ और वो घबराहट के आने में सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसा है कि इमरान खान साहब कहीं इस्तीफा ही ना देकर चले जाएं, क्योंकि होता यही है कि आखिरी वक्त जब उन्हें मालूम होगा कि इतने लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखें इमरान खान के अपनी पार्टी के लोग क्यों उनके खिलाफ हुए,
उन्होंने अपने तर्ज अमल से लोगों को अपने खिलाफ किया। हालांकि ये लोग पीछे उनको बजट में भी वोट देते रहे हैं, कई बार जहांगीर तरीन को काम आते रहे हैं, इन्होंने बजट भी पास करवाया, इसके अलावा कई बिल पास करवाए, लेकिन एनफ इज एनफ होता है ना जी। एक वक्त आता है सही। कि अच्छा, मुझे बिना साथ में ये भी बताइएगा, जिस तरह से दीगर अगर हम अपोजिशन की जमातों की बात करें, बिलखसूस अगर हमने बात कर लेते हैं नून लीग की, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती भी आ रही थी बार बार कि हम ऐसे अब लोगों को या ऐसे सियासतदानों को या ऐसे अरकान को अब अपनी जमात में शामिल नहीं करेंगे जो एक कॉल के ऊपर अपना जो वोट बैंक है उसको चेंज कर लेते हैं, जमात को चेंज कर लेते हैं। तो अब क्या कंप्रोमाइज़ कर लिया है नून लीग ने उस अपने असूल के ऊपर? सियासत में कोई बर्फ आखिर नहीं होता, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाया करते हैं। ये तो सियासत में है ना, अगर ये लोग इसी बात पर हैं कि वो लोग उसके साथ इमरान खान साहब के साथ डटे रहे, चिमटे रहे, उन्होंने दाना डाला, लोग आ जाते हैं। देखिए मेरी बात से, ये वही लोग हैं जो कल नवाज शरीफ को छोड़कर इमरान खान के साथ चले गए थे, उनको वापस ले सकते हैं। देख सर नीचे करके लोग आ जाते हैं और लोग फिर माफी तलाबी हो जाती है। लोग सियासत में कोई हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी नहीं होती कि आपने किसी को कबूल नहीं करना है। ये तो इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते हैं। सियासत में तो लोग इकट्ठे बैठ जाते हैं, कल तक वो लड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई मसला आता है सियासत में अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो जाती है। कभी लड़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि इमरान खान साहब ने 4 साल में की है। लोगों को दीवार से लगाया उन्होंने, दीवार से उतना लगाया जाए, आप बिल्ली को दीवार के साथ लगाएं तो वो आपको वहां पर हमला करेंगे। ये बिल्लियां तो नहीं थी ना, ये भी खूंखार किस्म के शेर हैं, खूंखार किस्म के, ये मतलब है कि आप कह लेंगे चीते हैं। ये तो लोग इन्होंने जब देखा कि हमें इमरान खान साहब दीवार से नहीं लगा रहे बल्कि हमारी सियासी मौत का बायस बन रहे हैं, फिर उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, जो भी होना है आप देख लेंगे। देखें सियासत में इमरान खान अकेला है, सियासत में उधर दूसरी तरफ जो मुल्क के बड़े बड़े पॉलिटिशियन इकट्ठे हो गए हैं। ये समझते नहीं थे कि इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएंगे, आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान इकट्ठे हो जाएंगे, आसिफ अली जरदारी जीडीए को भी अपने साथ राजी कर लेगा। आसिफ अली जरदारी ने तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को एक पॉलिटिशियन साबित किया। नवाज शरीफ ने अपनी रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी की। नवाज शरीफ जो कि तहरीक एतमाद के लिए तैयार नहीं थे, बिलाखिर वो राजी हो गए। और फिर ये जो तुर्क का पता होता है, ये तो उन्होंने मारा, फिर उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी, लेकिन और वो अपनी जमात के टिकट उनको देने के लिए तैयार हैं जो लोग इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। फिर जब आदमी करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर इमरान खान साहब के लिए तो सियासी उनके इक़्तिदार का खात्मा होना है, और सियासी इक़्तिदार का जब खात्मा होता है तो फिर आदमी ववेला करता है। अब ठीक है, मैं तो तहरीक आदम एतमाद के बाद अगर ये कामयाब हो जाती है या नहीं होती, इस सूरत हाल के ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे प्रोग्राम के इस सेगमेंट में, जिस तरह के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, गो कि वो दावा भी कर रहे हैं कि हम इसको नाकाम बनाएंगे, तो उस सूरत के अंदर अपोजिशन के साथ वो क्या करेंगे। उन्होंने बड़ी संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी हैं, बयानात उन्होंने उनके सामने जो खिताबात कल उन्होंने किए हैं। नवाज़ रज़ा साहब ये बताइएगा, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा कि अच्छा हुआ, मेरी दुआ जो है वो कबूल हो गई है, तहरीक अदम एतमाद ये लेकर आए हैं, इनकी सियासी मौत इस तहरीक को करार दिया है, तो अगर ये नाकाम हो जाती है, इसको नाकाम कर देती है हुकूमत, तो पहला निशाना और पहला हदफ तो जरदारी साहब को उन्होंने कह दिया है। वाकई ऐसा कुछ होने वाला है या वज़ीर आज़म के पास वो अख्तियारात भी आ गए हैं जो जजिस के पास भी होते हैं, जिसकी बिना के ऊपर वो फैसले भी सुनाएंगे और इनको जेलों में भी डालेंगे? देखिए इमरान साहब की, खान साहब की तो ख्वाहिश है कि सारे अपोजिशन जो है वो जेल में डाल दें। वो उनका जोर भी चलता रहा, उन्होंने तो कोशिश भी की कोई जेल में डाले, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने देते थे। जिस हद तक तो वो चाहते थे कि कुछ हो जाए वो करते रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ तो घबराहट में और गुस्से में सारा कुछ कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा कि मेरी बंदूक की नोक पर वो है, तो देखिए मेरी बात सुने, आसिफ अली जरदारी एक पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, नवाज शरीफ ने साबित किया है। देखें उनका सर्वाइवल, देखें कि 4 साल नहीं अभी आपके मुकम्मल हुए, आप डिलीवर कुछ नहीं कर सके, अपने दोस्तों को नाराज कर दिया, आपके साथ जो इत्तेहादी थे वो उनकी डिमांड्स आप नहीं पूरी कर सके, आप उन लोगों को अपने साथ नहीं ले चले। मैं कल मेरी चौधरी, आज जो रात गुजर गई है
मेरी चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई है। वहां पर चीमा साहब भी मौजूद थे, मोनो सलाई भी मौजूद थे, जो चौधरी सालक भी थे। उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाजा लगा कि इमरान खान साहब तो किसी को ये नहीं कह रहे कि आप तहरीक इंतमाम में हमारा साथ दें, बल्कि वो उनके पास जाते हैं और वो खामोशी से वापस आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये खुद हमें कहें कि हम आपके साथ हैं। अभी तक तो ये जमातें देख रही हैं कि किस तरह तेल देखो, तेल की दार देखो, लेकिन आप लेकिन उसकी देखेंगे वजह ना वो ये भी ये कहते हैं, वफाकी ये वज़रा ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इसलिए ये बात नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि इनके इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों से वो मज़ीद क्या कहेंगे। हर मौके के ऊपर उन्होंने हमारा साथ दिया, इस मामले के ऊपर भी साथ देंगे, ज़रूरी नहीं है कि कहा जाए। देखिए रजा साहब, ये ताकियों ने कोई निकात नहीं पढ़वाया हुआ, ये सियासी इत्तेहाद होता है। ये ताल्लुक नफा बनाया हुआ है, नुकसान की ताल्लुक बात, निभाना जानते हैं, मोने सलाई तो कह चुके हैं। देखिए नफा नुकसान की बात होती है। कोई सियासी जमात अपने सियासी नफा नुकसान को पेश नजर रखकर ही इत्तेहाद में रहती है। कल तक ये लोग किस जमाने में नवाज शरीफ के साथ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि नवाज शरीफ के साथ तवील अरसा मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने गुजारा है। अगर आप वो आज इमरान खान साथ साथ छोड़कर वापस चले जाते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो ये सारी चीजें हो जाती। सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि ये शायद कोई एक उनके साथ कोई निकाह पढ़ाया हुआ था, तो अब ये इनके साथ कहीं जा नहीं सकते, ये तो डिपेंड करता है इमरान खान साहब के तर्ज अमल पर कि वो चौधरी बिरादरान को भी अपने साथ लेके चलते, वो एमक्यूएम के साथ भी लेकर। इवन ये बाप, ये जो बनाई हुई है सारा बाप जो बनाया हुआ, आपको पता है कि आसफ अली जरदारी उसमें शामिल भी थे। ये सारे अब प्राइम मिनिस्टर से मिलने से इनकार कर रहे हैं। आप देखें जीटीए के लोग नहीं मिले। जीटीए के लोगों ने भी ये कहा कि हमारे लीडर हैं पीर साहब पगारा, अगर आप पीर साहब पगारा से मिलना चाहते हैं तो आप जो हमें कहेंगे हम उसको अमल करेंगे। तो पीर साहब पगारा की तरफ से पैगाम आ गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो उनसे मुलाकात फिलहाल नहीं होती, ये वापस आ गए। इस तमाम तनाजुर में बलूचिस्तान की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बलूचिस्तान की सियासत तो बदल जाएगी नहीं सारा कुछ। ये जो देखें वो लोग जिनको मसनूई तरीके से वहां हटाया गया, वो सारे के सारे कमाल, जाम कमाल वाला सब लोग इकट्ठे होंगे। आपने उनको कल अलग कराया, अब वो फिर इकट्ठे हो गए हैं। और आप देखेंगे यही जो अपने वो तो जो तहरीक इंसाफ के वहां करता धरता है हमारे दोस्त, वो भी उनसे अलग हो गए हैं। वो सब आप देखेंगे ये होता है वक्त में कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जा रहे हैं। अब वो नए लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। आप देखें सियासत में जो तब्दीली आ रही है, ये पार्लिमानी निजाम में इसी तरह ही होता है। ये यहाँ को वन मैन वन रूल नहीं होता। यहाँ तो आप लोगों को एक एक करके इकट्ठे करते हैं, और जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे लोग, तो फिर आप कुव्वत का बायस बनते हैं। फिर आप पे मुनसर होता है कि इस कुव्वत को आप अपने साथ इकट्ठा रखें। अगर आप में ये सलाहियत नहीं है और आपने अपने तमाम दोस्तों को शिराजा पे घेर दिया है, तकरीरें करने से लोग नहीं इकट्ठे होते। एक हिकमत अमली होती है। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के लोगों को अवेलेबल हो, उनके मसाइल हल कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि कोई एक आदमी भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। और ये जो अरकान, जो अपोजिशन बार बार कह रही है कि हमारे साथ हुकूमत के इतने अरकान शामिल हैं, इनकी क्या ज़मीर की आवाज़ है या बोलियां फिर लगी हैं, जिस तरह के वज़ीर आज़म भी बयान दे रहे हैं, इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाए हैं? बोलियों से कुछ नहीं होता जी, बोलियों से कोई आदमी, मैं ये समझता हूँ ये वैसे कहा जाता है कोई 18-18 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये जमीर की आवाज तो यही उनकी है कि उनको एक टिकट चाहिए होता है लोगों को। कुछ लोग ये होते हैं कि जो इलेक्टेबल होते हैं, हर दौर में इलेक्ट होकर आते हैं, जिनके पास अपने भी 25, 30, 40 हजार वोट होता है, वो किसी सियासी जमात सही, के साथ ठीक है। चले जाते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।